गुड इवनिंग माय डियर। नई आर्थिक नीति ने अपने पढ़ा है हम हाँ, पढ़ा चुके हैं हमने माय अपने डियर। दिमाग से आप उन्नीस सिद्धांतों के समझौता। हाँ हाँ, तो रुकिए न। पिछले क्लास में जो हमने पूंजीवाद पढ़ाए थे उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना है। स्पीड में कुछ बच्चे हैं, उस दिन बहुत ठीक अपसेंट था। बस आप 5 मिनट टाइम दीजिए ना, मैं पिछले क्लास को भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे, क्या बताए थे? पूंजीवाद। पूंजीवाद इस पॉइंट पर चर्चा हुई थी। पूंजीवाद। पानी है क्या इस पर? पूंजीवाद। मैं एक बार जानकारी दे दूं आप लोगों को कि हम टेंथ इतिहास पढ़ा रहे हैं, और उसके चैप्टर इकाई कितना, 2। और 2 के महत्वपूर्ण पॉइंट अर्थात समाप्ति की ओर ही है। पूंजीवाद पर मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था और आज भी करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक, एक ऐसे सीधा कह सकते हैं हम कि पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है। क्या है? पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन का मालिक पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। तो अब उत्पादन क्या होता है मेरे भाई, माय डियर? उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु को उपजाना, किसी वस्तु को बनाना, किसी वस्तु का निर्माण करना। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाते हैं। और उत्पादन के साधन का मालिक अर्थात जैसे उद्योग हो गया, क्या हो गया? एक उत्पादन के साधन हुआ ना। तो इस तरह से उद्योग अन्य उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान, जिसमें पूंजीपतियों को रहता है, जिसके पास पूंजी रहता है उसी को रहता है। अर्थात सरकार उसके मालिक नहीं बन सकते हैं, सरकार उद्योग नहीं खोल सकते, सरकार उत्पादन के साधन स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो उस व्यवस्था को, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया मेडिया कि इस टाइप की जहां अर्थव्यवस्था होती है वहां पर सरकार द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किए जाते हैं, सरकार द्वारा उत्पादन के साधन स्थापित नहीं किए जाते हैं। कौन करते हैं? आम लोग, जिसके पास पूंजी होती है, जिसके पास पैसा होता है, वही उद्योग स्थापित करता है। क्लियर हो गया? इस पर मैंने चर्चा किए थे पिछले क्लास में, इसलिए इस पर ज्यादा आज नहीं करेंगे। बस इतना समझ गए ना कम से कम? तो इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी में, आगे पॉइंट बढ़ेंगे हम। लिखिए, लिखिए। देखिए, पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है। पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था का नाम है, जिसमें जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक 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 पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। जिसमें उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। पूंजीपतियों को बनने का प्रावधान रहता है। सरकार सरकार सिर्फ
सिर्फ उससे टैक्स लेते हैं। सरकार उससे सिर्फ टैक्स लेते हैं। हो गया माय डियर। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। चूंकि पीछे हम पढ़ा ही चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी से और अगला पॉइंट बताइए, इसके बाद क्या है। और नेक्स्ट है आपका, क्या बोले आप। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और रूसी क्रांति। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग भी लिखिए बीच में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और रूसी क्रांति। जी, ये पॉइंट है आपका दूसरा टॉपिक के रूप में। जी, आप लोग भी बीच में लिख लीजिए, और फिर इसको हम बस कुछ ही मिनट में बता देंगे, क्योंकि इसका भी हमने विश्लेषण पिछले क्लास में किए हैं। चलिए शांत हो जाइए। नहीं नोट किए हैं, कीजिए नोट, कीजिए, कोई बात नहीं, स्थिर से कीजिए आप। जल्दी जल्दी पढ़ा देने से क्या हो जाएगा, आप अगर समझ जाएंगे तभी तो। लिख लिए ना। चलिए अब सुनिए। पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। भाई यार ध्यान से सुनिएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो मैं बता दूं आपको, 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और 1914 में एक युद्ध शुरू हुआ था, और उस युद्ध को इसलिए प्रथम विश्व युद्ध कहा गया क्योंकि पहली बार, पहली बार दुनिया के कई देश मिलकर, या कई देशों के बीच लड़ाई हुआ था, कई देशों के बीच लड़ाई हुआ था। इससे पहले इस तरह के युद्ध नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको कहा, क्या कहा गया, प्रथम विश्व युद्ध। और उसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हुए थे। और ये 1914 से कब तक चला, 18 तक, राइट। इसमें एक पक्ष, इसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष थे माय डियर इंग्लैंड, और दूसरा पक्ष थे जर्मनी, जर्मनी, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। इंग्लैंड की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो उतना दूर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसमें बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। अब आइए, रूस, रूस एक देश है, जानते हैं। और मैं बता दूं कि जिस समय ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना, उस समय रूस के शासक था जार निकोलस द्वितीय। और वह रूस को प्रथम विश्व में शामिल किया था, लेकिन बिना तैयारी किए। किसका तैयारी, युद्ध के, बिना युद्ध के तैयारी किए ही इसको शामिल कर दिया था, जिसके कारण रूस को क्या हो रहा था, रूस की बराबर हार हो रही थी। इस जीत इससे दूर भाग रहा था, और हार के कारण था कि बिना युद्ध की तैयारी किए रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलना। यह बात जनता जान चुकी थी कि ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जनता इसका जिम्मेवार किसको माना, शासक को, जार निकोलस द्वितीय को। और उसके खिलाफ वो लोग एकजुट ही नहीं हुआ माय डियर, बल्कि 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई है, उसका तत्कालिक कारण यही है। मतलब उस क्रांति को शुरू करने का, जो आप लोगों को मालूम है ना, नवंबर 1917 में जो रूस में क्रांति हुई है, सबसे भयंकर क्रांति हुई है। और वह क्रांति का तत्कालिक कारण यही है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। हार हुआ, लोग पूरा आक्रोशित हुआ, और तुरंत शासक के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पहले से तैयार ही था, सब कुछ शुरू हो गया था। तो आपने देखे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को जार निकोलस द्वितीय शामिल किया था, और जिसमें उसको हार मिल रही थी। इससे जनता नाराज हुए, और जनता शासक के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन शुरू किया।
इसी के साथ इसी के साथ रूसी क्रांति का श्री गणेश हुआ। इसी के साथ रूसी क्रांति आरंभ हुआ। इसी के साथ रूसी क्रांति इतने व्यापक रूप धारण किया कि चार निकोलस द्वितीय को भागना पड़ा। समझ में आ गया ये? तो क्या इस पर एक या करके क्वेश्चन है शायद, इस पर लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी में क्या लिखेंगे या करके कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में या करके लिख लीजिए। इस पर क्वेश्चन है तो इसी के साथ हो जाएगा ना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, पराजय मतलब हार, रूस की पराजय क्रांति हेतु, क्रांति हेतु, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? प्रशस्त किया कैसे? ठीक, या करके है, दोनों एक ही चीज है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? लिख लिए? बोले? तो देख लिए कैसे प्रशस्त, प्रशस्त मतलब होता है रास्ता को साफ किया। कैसे? तो शुरू करें? समझ गए कैसे? तो चलिए जल्दी से इसको लिखिए। लिखिए, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय बिना युद्ध के तैयारी किए ही, बिना युद्ध के तैयारी किए ही, बिना युद्ध के तैयारी किए ही, बिना युद्ध की तैयारी किए ही रूस को, रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे, जिससे रूस की बराबर हार हो रही थी, जिससे रूस की बराबर हार हो रही थी, जिससे रूस के बराबर हार हो रही थी। इससे, इससे रूसी जनता, इससे रूसी जनता नाराज होकर, नाराज होकर, इससे रूसी जनता नाराज होकर 1917 ईस्वी में, नाराज होकर 1917 ईस्वी में शासक के खिलाफ, किसके, कौन शासक के खिलाफ? रूसी शासक के खिलाफ, नाराज होकर रूसी शासक के खिलाफ रूसी शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। शुरू किया। उसी के, उसी के साथ, थोड़ा गड़बड़ा है ना सेंटेंस, ठीक है ना? उसी के साथ रूसी क्रांति भी शुरू हो गया। अरे माय डियर, इसको काहे आप छेड़छाड़ करते हैं?
अरे इसको काहे छेड़छाड़ कर रहे हैं, कल में चल पढ़िए नहीं यार। हम्म, इसी के साथ रूसी क्रांति शुरू हो गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, ये लिख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में, हाथ चला के, प्रथम यहां लिखा हुआ यार, प्रथम विश्व युद्ध में, हाथ चला के लिखो यार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, इसको सिर्फ नहीं लिखिएगा, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, हो गया, लिख लिए। चलिए हम अगला पॉइंट बताइए तो थोड़ा जल्दी से, ये दो पॉइंट तो हो गया ना। बताइए आज के लिए तो था कैसे। जी अगला पॉइंट भी, क्या को पॉइंट बच गया अब, बस। चलिए ये भी चैप्टर आपके खत्म ही होने वाला है, और चैप्टर है, इसका नाम है नई आर्थिक नीति, आप लोग भी लिखिए। पॉइंट है नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत, यही है ना, बोलो ना रे भैया, सिद्धांतों के, लिखते चलिए आप लोग भी साथ समझौता था, समझौता था कैसे। जी, इससे पहले जो दो पॉइंट पढ़ाए थे वो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे, लेकिन आज के लिए ये नया पॉइंट आपका है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कैसे। माय डियर, पेन नीचे रखिए आप, बिल्कुल 2 से 3 मिनट आप बोर्ड पर बिल्कुल नजर को गाड़ दीजिए, एक तरह से कहिए। चलिए, अरे बंद करना है बाद में, इधर खसको थोड़ा सा ताकि इसको भी दिखाई दे। आइए देखिए यहाँ क्या है, नई आर्थिक नीति। ये नई आर्थिक नीति मतलब क्या, कौन, नेप, याद है ना, कौन, नेप, कौन अपनाया था नेप, लेनिन, कहां पर, रूस में, नहीं, लेनिन अपनाया था रूस में, ये लेनिन अपनाया था, लेनिन नहीं, और रूस में अपनाया था। सर धुंधला आए, दिखाई दे रहा है, आए, धुंधला दिखाई दे रहा है कथे, सर, दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा से, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है माय डियर, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सब कुछ है, वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ये आप वहां पर माय डियर हुआ होगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सब कुछ टनाटन है। हो ठीक है सकता, आप ठीक। हाँ, तो अपने आप आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पर जो गड़बड़ होगा तो हम खुद बोल देंगे आपको। तो नई आर्थिक नीति ने लेनिन अपनाया था, और क्यों अपनाया था,
इसके द्वारा दो उद्देश्य था। एक तो रूस की जो आर्थिक हालत बिगड़ी हुई थी उसको ठीक करना, दूसरा कमजोर लोग को भी ऊपर उठाना था इससे, गरीब लोग को भी अमीर बनाना था इससे, गरीब लोग के भी हालत में सुधार लाना था इसका। अर्थात कहीं ना कहीं यह नीति एक तरह से कह सकते हैं कि सरबड़ा वर्ग के लिए था। सरबड़ा वर्ग पढ़े होंगे, समाज के जो गरीब गुरबा लोग था उसी को वर्ग को सरबड़ा वर्ग। तो आपने देख लिया इसका। अब आ जाइए मार्क्सवादी, मार्क्सवादी सिद्धांत। ये मार्क्सवादी मतलब कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पढ़े होंगे आप। तो ये कार्ल मार्क्स जो काम करते थे, समाजवादी व्यक्ति थे, किसके लिए काम कर रहे थे? समाज में भी किसके लिए? गरीबों के लिए। अर्थात गरीब और अमीर के बीच जो खाई था उसको मिटाने के लिए, समानता लाने के लिए, गरीब जो नीचे था उसको ऊपर उठा के अमीरों के समतुल लाने के लिए ये काम कर रहा था कौन? देख लीजिए आप यहां पर, इसका भी वही मकसद और इसका भी वही मकसद। अर्थात नई आर्थिक नीति का भी वही मकसद और मार्क्सवादी का भी सिद्धांत का भी वही मकसद। दोनों का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य था। इसलिए इतिहासकारों ने नई आर्थिक नीति और मार्क्सवादी सिद्धांत को क्या कहा? के साथ समझौता था। कैसे कह रहा? दोनों एक दूसरे के साथ समझौता था। लग रहा ना उसका भी यही है, उसका भी यही। तो क्या दोनों एक दूसरे के साथ समझौता था? तो कैसे? वही कह रहा है कहने के लिए। तो हम कह सकते हैं इसमें कि नई आर्थिक नीति का भी उद्देश्य था कि समाज में असमानता जो है उसको समाप्त करना, गरीब अमीर के बीच जो खाई है उसको मिटाना। और वहीं मार्क्सवादी सिद्धांत का भी उद्देश्य वही था, समाज में जो गरीब और अमीर के बीच जो अंतर है उसको समाप्त कर देना, गरीब और अमीर में जो भेदभाव है, जो उसको अमीर लोग हीन दृष्टि से देखता है उसको रोकना। तो दोनों का एक ही उद्देश्य था। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों के साथ लगता है समझौता था। तो इससे क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या था? समझौता था। दोनों का एक ही उद्देश्य था। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए समझ गए। तो टाइम है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति लेनिन ने अपनाया था। लेनिन ने अपनाया था। लेनिन ने अपनाया था जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जिसके द्वारा रूस के जिसके द्वारा रूस के रूस के समाज में समानता लाने का हर संभव प्रयास किया गया था। रूस के समाज में समानता लाने का हर संभव प्रयास किया गया था। हर संभव प्रयास किया गया था। हर संभव प्रयास किया गया था। वहीं 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 कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स पूरे विश्व में पूरे विश्व में गरीब और अमीर के बीच गरीब और अमीर के बीच जो अंतर था, जो अंतर था उसे
समाप्त करने का प्रयास किया था। सर उसे फिर से समा बोलिएगा। उसे, अरे यार तुम लोग इसको छेड़छाड़ काहे करते रहता है? फोटो काहे छेड़छाड़ करते रहता है? हाँ? इसे समाप्त करने का प्रयास किया। सर गरीब और अमीर के बाद बोलिएगा। गरीब और अमीर के बीच। के बीच, गरीब और अमीर के बीच जो अंतर था, गरीब और अमीर के बीच जो अंतर था उसे समाप्त करने का प्रयास किया था। इस तरह से दोनों का, इस तरह से दोनों का, इस तरह से दोनों का एक ही उद्देश्य, उद्देश्य दिखाई देता है। अतः दिखाई देता है, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति और मार्क्सवादी सिद्धांत, नई आर्थिक नीति और मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत एक दूसरे के सहायक थे, कोमा समझौता था, सहायक थे कोमा समझौता था। हम्म, सहायक थे कोमा समझौता था। लिख लिए? हो गया आपको? आर्यन कुमार हुआ रे? यस सर। चलिए अगला पॉइंट बताओ। आप ही बताइए, आपको लिखा हुआ है। प्रमुख स्मरणीकरण। जी, अच्छा, प्रमुख स्मरणीय प्रमुख तत्व। स्मरण। अच्छा अच्छा, हाँ, लास्ट पॉइंट। चलिए तो इकाई दो के, इतिहास इकाई दो का लास्ट पॉइंट है आपका, क्या? प्रमुख स्मरणीय तत्व। प्रमुख स्मरणीय स्मरणीय तत्व। तत्व। ये प्रमुख स्मरणीय तत्व में हम क्या पढ़ाते हैं, बताए होंगे हम। ऑब्जेक्टिव। हाँ, यस इसमें हम सर। पढ़ाते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको प्रमुख। हम इसमें लिखाते हैं। और इसकी तैयारी हम अलग से करवा रहे हैं, अलग से कोई पैसा लेके नहीं आपकी। और जो, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से भी और बोर्ड की दृष्टि से, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको अलग से भी तैयारी करवाना शुरू कर दिए हैं, नहीं। और इसका तैयारी करवाते हैं शाम के 8 बजे से 8:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव। और इसमें भी हम कुछ न कुछ तो लिखाएंगे आपको। आप लोग जुड़ते हैं? तुरे यस सर, हम जुड़ते एंड्रॉइड हैं। नहीं है? क्यों उस टाइम क्यों नहीं देखते? उस टाइम तो एक अलग मजा आता है ना। कोनो बहुत देर थोड़ी भी रहता है।
यस सर। 20 से 22 मिनट, 25 मिनट के 20 अंदर मिनट अंदर। था उसमें आपके ऑब्जेक्टिव की फुल्ली तैयारी, 50% की तैयारी। यस सर। यस सर। टेस्ट भी होती है, रिवीजन कहिए ना, टेस्ट के साथ आपका रिवीजन भी हो गया उसमें तो माय डियर हम लोग चलते हैं। अभी है टाइम आपके पास, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है उसको हम लिखा रहे हैं। सबसे एक नंबर में लिखिए, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। एक नंबर में, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। वाह। दूसरा, नेप नेप लेनिन ने नेप लेनिन। लेनिन ने। लेनिन ने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में रूस के लिए अपनाया था। 1921 ईस्वी में रूस के लिए अपनाया था। नेक्स्ट, समाजवादी शासन समाजवादी शासन सबसे पहले रूस में शुरू हुआ था। समाजवादी शासन सबसे पहले रूस में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, समाजवादी शासन 1918 ईस्वी में आरंभ हुआ था। समाजवादी शासन 1918 ईस्वी में आरंभ हुआ था। समाजवादी शासन 1918 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट 8 मार्च को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मिनट तो है बचा हुआ। रूस के शासक को रूस के शासक को शासक को कोष्ट में हाँ, लिख दीजिए, कोई बात नहीं। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जा करो, जार 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 कहा कहा जाता था। जाता था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। हाँ। हाँ माय डियर, तो आज समय समाप्त हो रहा है। कल से कंटिन्यू क्लास चलेगी, 2 बजे स्टार्ट होगी क्लास बिल्कुल। जो भी लेट सेट ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, 2 बजे मीन्स 2 बजे, पक्का 2 बजे शुरू कर देंगे हम, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।